मॉर्निंग स्टूडेंट। हम साहित्य के विधाओं में पद्य शिक्षण का अध्ययन कर रहे हैं। उसी के क्रम में हमने कल अध्ययन किया था कि पद्य शिक्षण क्या है, क्या विशेषताएं हैं, उसके क्या उद्देश्य हैं, इन सब का हमने अध्ययन कर लिया। आज हम जो है पद्य शिक्षण, एक शिक्षक होने के नाते हम बालक में पद्य शिक्षण का विकास कैसे कर सकते हैं, कैसे उसके मन में जो है कविता के प्रति रुचि उत्पन्न कर सकते हैं, इसके लिए कौन कौन सी गतिविधियां हम करा सकते हैं जिससे बालक में जो है कविता के प्रति रुचि उत्पन्न होए। क्योंकि कविता करना और समझना हर व्यक्ति के लिए, हर बालक के लिए संभव नहीं है, इसीलिए बालक उनमें रुचि नहीं लेते। जब हमारे मन में कोई भाव उत्पन्न होते हैं और उन भावों को जब हम साहित्य के रूप में व्यक्त करते हैं और साहित्य में भी एक पद्य के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास करते हैं, उसको जो हम कविता शिक्षण की संज्ञा देते हैं। तो बालक के अंदर कविता शिक्षण के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए एक शिक्षक क्या क्या गतिविधियों का आयोजन कर सकता है, उसमें जो है पहली है कविता पाठ का आयोजन। साहित्य का जो अध्यापक है, हिंदी साहित्य के अध्यापक को समय समय पर साहित्यिक गतिविधियां का आयोजन कराते रहना चाहिए। उन साहित्यिक गतिविधियों के कारण से जो है बालक के अंदर साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न होती है और उसी गतिविधि में जो है उनको कविता पाठ करना या कविता का निर्माण करना, चाहे वो जो उच्चारण से संबंधित हो या कविता लेखन से संबंधित हो, ऐसी प्रतियोगिताओं का आयोजन करके बालक को मोटिवेशन देकर उसको और अधिक साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए। समय समय पर विद्यालय में जो है कविता पाठ से संबंधित गतिविधियों का आयोजन करके एक बालक के अंदर जो है कविता के प्रति रुचि उत्पन्न कर सकें। एक बालक जब उस कविता पाठ करेगा और उसको मोटिवेशन के रूप में पुरस्कार मिलेगा तो अन्य छात्र भी उसको करने का प्रयास करेंगे। दूसरा है कवि दरबार। जो कवि का दरबार का रूपांतरण करके कि एक कवि जो है कैसे बैठ के कविता का पाठ करते हैं। आए दिन हम टीवी में भी देखते हैं कि कविता पाठ का आयोजन होता है। इसमें विभिन्न प्रकार के विभिन्न क्षेत्र से कवि लोग आते हैं और अपने अपने कविता को प्रस्तुत करके जो है सबका मनोरंजन करते हैं। तो वो कवि दरबार का आयोजन विद्यालय में कराकर, जिसमें विद्यालय के छात्रों को ही जो है उस दरबार के रूप में अपनी अपनी कविता प्रस्तुत करने का मौका देकर जो है और अन्य बच्चों को उसके प्रति रुचि उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे वो अपनी स्वरचित कविताओं को प्रस्तुत करके उनको भी एक आनंद की अनुभूति होगी, खुशी होगी कि हमारे द्वारा लिखी हुई कविता का जो है पाठ किया जा रहा है, दूसरों के सामने वो प्रस्तुत की जा रही है और दूसरे बच्चे भी मोटिवेट होंगे कि हम भी अगली बार से जो है कविता निर्माण करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद है कवि सम्मेलनों का आयोजन। जो कवि लोगों का जो सम्मेलन होता है वो अपने क्षेत्र में भी होता है। महाविद्यालय में भी हम कवियों को बुलाकर विभिन्न क्षेत्र के या लोकल क्षेत्र के विभिन्न कवियों को 5-7 कवियों को बुलाकर हम कवि सम्मेलनों का आयोजन कराकर या दूसरी जगह जो कवि सम्मेलन हो रहे हैं उसमें छात्रों को ले जाकर उनके प्रति कविता के प्रति रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। इसके बाद है अंताक्षरी का आयोजन। अंताक्षरी जो है दल बनाकर, जैसे शब्दों की भी अंताक्षरी होती है वैसे जैसे गानों की होती है, वैसे ही कविताओं की भी करा सकते हैं। उसमें कक्षा में जो छात्र हैं उनको समूह में विभक्त कर दिया जाता है और 2 समूह बना दिए जाते हैं। उसमें एक थीम दी जाती है कि आज की अंताक्षरी में जो है हम देशभक्ति से संबंधित कविताओं को ही प्रस्तुत करेंगे। तो उसमें बालकों को जितनी भी देशभक्ति से संबंधित कविताएं आती होंगी वो उसकी अंताक्षरी कराकर जो है बालकों के अंदर पद्य साहित्य के प्रति, पद्य शिक्षण के प्रति रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। अब है कविता शिक्षण की विधियां। कविता शिक्षण, एक शिक्षक जब कविता का शिक्षण कराता है कक्षा में
तो वो किन किन विधियों से शिक्षण कराने का प्रयास करता है। इसके बाद हम जो है कविता शिक्षण की विधियां, कि एक शिक्षक जब कविता का शिक्षण कराता है तो वो किन किन विधियों से कविता का शिक्षण करा सकता है, कि बालक को कैसे वो कविता समझ आ जाए। तो हम एक ही विधि से यदि पढ़ाते हैं तो कई बार बालक को समझ नहीं आती, तो हम दूसरी विधि को भी अपना लेते हैं। तो किन किन विधियों को वो काम में ले सकता है, उसी के अंतर्गत है पहला है गीत प्रणाली। गीत प्रणाली में कविता को गा कर प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें जो है बालक के सामने कविता का प्रस्तुतिकरण एक गीत के माध्यम से किया जाता है। गीत प्रणाली जो होती है वो प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए रोचक होती है, जब उसमें अर्थ के ऊपर महत्व नहीं होता है, सिर्फ लय के ऊपर जो प्रधानता रहती है, और गीत के माध्यम से जो मधुरता आती है उसके अंदर, वो मधुरता बालक को आकर्षित करती है। तो ये गीत प्रणाली जिसमें कविता को गाकर प्रस्तुत किया जाता है, ये प्रणाली प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए उपयोगी होती है। जब बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है तो जो अध्यापिका इंग्लिश और हिंदी की जो राइम कविताएं होती हैं उनको गा गा के बच्चों को सिखाती है। उस समय बालक के ऊपर ये नहीं प्रेशर होता, ये अध्यापक पे नहीं होता कि उसका अर्थ भी उसको समझ आना चाहिए, तो वो गा गा के उनको बच्चों को कविता के प्रति रुझान पैदा करती है। दूसरा है व्याख्या प्रणाली। अब व्याख्या प्रणाली जो होती है जिसमें कविता का उच्चारण करके जो है अध्यापक पूरी कविता की व्याख्या अपने शब्दों में करता है, जिसमें बताता है कि इस कविता में कवि ने क्या कहना चाहता है और क्यों कहना चाहता है, कविता को लिखने का औचित्य क्या है, जिसमें व्याख्या अपने शब्दों में सारांश रूप में प्रस्तुत की जाती है। व्याख्या प्रणाली होती है ये उच्च प्राथमिक या उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए जो है महत्वपूर्ण होती है। इसलिए इस व्याख्या में जितना अधिक प्रभाव होगा कविता के भाव जो है छात्र को उतने ही अधिक जो है सरलता से समझ में आएंगे। इसके बाद है अभिनय प्रणाली। अभिनय के माध्यम से उसके हाव भाव के साथ में उसकी क्या क्या शब्दों के अनुसार भाव लेकर उसका अभिनय करके प्रस्तुत किया जाता है। तो ये प्रणाली भी जो है प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए होती है। जैसे प्राथमिक स्तर में बालकों को मछली की राइम जो सिखाती है तो मैडम है टीचर है जो भी है वो उसके एक्शन भी साथ में करती है। वो एक्शन जो होते हैं वो अभिनय कहलाते हैं और वो बच्चों को जो है अपने उसके प्रति आकर्षण पैदा करती है और वो बच्चे भी वैसा ही करने का प्रयास करते हैं। अगली है प्रश्नोत्तर प्रणाली। इसमें कविता के भाव से संबंधित प्रश्न पूछकर कविता का विकास किया जाता है। एक एक प्रश्न पूछते जाती है अध्यापक और उसका अभिनय के बाद प्रश्नोत्तर प्रणाली में कविता से संबंधित उसके भाव से संबंधित प्रश्न पूछकर जो है कविता का विकास किया जाता है। उससे संबंधित एक एक प्रश्न अध्यापक पूछता जाता है और फिर उसकी के बारे में उसको समझाता जाता है। इससे संपूर्ण कविता के भाव को विद्यार्थियों को समझ में आ जाता है। पर यह प्रणाली जो है अधिक उपयोग में नहीं ली जाती है। ये प्रणाली तब उपयोग में ली जाती है जब विद्यार्थी को वो कविता बहुत मुश्किल से समझ में आ रही है और उसको समझाने के लिए बीच बीच में प्रश्न पूछे जाते हैं और फिर उसके उत्तर प्राप्त करके और उत्तर देकर उसको समझाना पड़ता है। इसके बाद है व्यास प्रणाली। इसमें जो है बहुत बढ़ा चढ़ाकर कविता का वर्णन किया जाता है या ये भी कह सकते हैं अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति क्या होता है? किसी भी भाव को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताना, उसको वर्णन जो किया जा रहा है उसमें जो है आवश्यकता से अधिक जो है अतिशयोक्ति कर दी जाती है। ये प्रणाली से जो है कविता का जो प्रभाव है वो खत्म होने का डर रहता है, इसलिए इस प्रणाली को ज़्यादा उपयोग में नहीं लिया जाता है। इसके बाद है अर्थबोध प्रणाली। इसमें एक एक लाइन पढ़कर एक एक लाइन का अर्थ बताया
जाता है। एक लाइन पढ़ी और फिर एक उसका अर्थ बताया, फिर एक लाइन पढ़ी और एक उसका अर्थ बताया। इस प्रकार से उसका अर्थ को क्लियर किया जाता है। और व्याख्या और अर्थबोध में यही अंतर है। व्याख्या में संपूर्ण कविता की व्याख्या अध्यापक अपने शब्दों में करता है और इसमें लाइन टू लाइन जो है उसके अर्थ को बालक के सामने प्रस्तुत करता है। उसके बाद है समीक्षात्मक प्रणाली। इसमें समीक्षा करके कविता की गुण और दोषों के बारे में वर्णन किया जाता है कि प्रस्तुत कविता में कवि ने क्या अच्छा वर्णन किया है और क्या अच्छा वर्णन नहीं किया है, क्या किसकी अतिशयता हो गई है, किस में अतिशयोक्ति का प्रयोग हो गया है, जिससे इसके जो प्रभाव उत्पन्न होना चाहिए वो प्रभाव में व्यवधान उत्पन्न आ गया, छात्रों को वो समझ में नहीं आ रहा। ये समीक्षात्मक प्रणाली के अंतर्गत आता है।